अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। अब से चंद घंटे पहले जब मैंने वॉशिंगटन में लैंड किया, डीसीए एयरपोर्ट पे, जब मैं फ़िनिक्स एरिज़ोना से वापस पहुँचा, तो मैंने एक मुख्तसर दौरानिए का वीलॉग किया, जिसमें मैंने निशानदही की कि अमेरिका में प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो कन्विक्शन हुई है, न्यूयॉर्क की एक अदालत से। न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक डोमिनेटेड ब्लू स्टेट है। वहाँ की प्रोसिक्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस्ड है, डेमोक्रेटिक अपॉइंटेड प्रोसिक्यूशन है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की अदालतें भी प्रो डेमोक्रेटिक हैं। वहाँ पर जो कन्विक्शन हुई है, उससे अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ी डिबेट जो है वो शुरू हो गई है, बड़ी पोलराइज़ेशन में अमेरिका में इज़ाफ़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या एक इलेक्शन ईयर में अपने मेन सियासी हरीफ को रास्ते से हटाने के लिए और इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज होने के लिए क्या अदालतों का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या अदालतों का इस्तेमाल होना चाहिए पॉलिटिकल डेक को रीअरेंज करने के लिए? मेरा ख़्याल ये है, और मेरा कहना भी ये था कि ये एक ऐसा सवाल है जो अमेरिका में तो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है ही, और इसमें तो बहुत ज़्यादा अभी शुरू हो गई है डिबेट खौफनाक किस्म की। लेकिन ये सवाल पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से क्या अदालतों का ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए? क्या अदालतों का इस किस्म का इस्तेमाल किसी भी सूरत-ए-हाल में नहीं होना चाहिए, या बाज़ ऐसी सूरत-ए-हाल हैं जहाँ पे अदालतों का ऐसा इस्तेमाल जो है वो जायज़ है? अगर किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने कत्ल कर दिया है, रेप कर दिया है, उसने बहुत बड़ी तादाद में जो अवाम के फंड्स हैं, टैक्स पेयर के फंड्स हैं, उनका इस्तेहसाल किया है, या वो बहुत बड़ी तादाद में किकबैक और कमीशन ले रहा है, या उसके पास बहुत बड़ी तादाद में नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो क्या इसके फ़ैसले जो हैं वो सिर्फ़ अवाम की जजमेंट के ऊपर छोड़ दिए जाएँगे? जबकि ऐसे सियासतदान और ऐसी ताकतवर अशख़ास जो हैं, वो अक्सर अवाम जो है उनको जज नहीं कर पाते, या उनके पास ऐसे मीन्स और तरीके हैं जहाँ पर वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ अमेरिका में भी एक इल्ज़ाम जो है, जो 34 चार्जेज़ हैं फेलिनी के, जो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रूव किए गए हैं, जहाँ जूरी ने इनको सही साबित समझा है, सही समझ लिया है, वहाँ पर एक इश्यू ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने 2016 के, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो स्टॉर्मी डैनियल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन छुपाई गई, जो माइकल कोहन ने छुपाई, अगर ये ना छुपती तो शायद अमेरिका के लोग 2016 में, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान प्रेसिडेंशियल मुकाबला था, वहाँ शायद आवाम जो है वो एक मुख्तलिफ फ़ैसला करते। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं उठाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर डिबेट करें, इस पे लिखें, लेकिन नी जर्क रिएक्शन ना करें, सोच के करें। मैं एक कॉन्टेक्सचुअलाइज़ेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ज़रा सोचें इन इश्यूज़ पे कि किस-किस किस्म के सवालात जो हैं यहाँ पे उठते हैं। तो मैं इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। मेरा मेन फ़ोकस जो है वो इस वीडियो के अंदर इसी हवाले से है। पाकिस्तान में बड़ी देर हो चुकी है इस वक़्त, जब मैं बोल रहा हूँ तो सुबह के पता नहीं 3:30 बजे हुए हैं, और एक वीलॉग करने के लिए ये बड़ा ही गैर मुनासिब वक़्त होता है। ज़ाहिर है इसको बहुत लोग नहीं देख सकेंगे, लेकिन जो आप में से देखें, और अगर आपको ये डिबेट पसंद आए, तो आप इसको शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस डिबेट में आप हिस्सा लें। और मैं इस वक़्त इस क्वेश्चन को इस वक़्त इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगले 12 घंटे के बाद जब मैं एक वीलॉग करूँगा, या 8 घंटे 10 घंटे के बाद करूँगा, तो और बहुत से नए इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो चुके होंगे, और ये इश्यू उस वक़्त पस मंज़र से हट जाएगा, पीछे हट जाएगा थोड़ा किसी हद तक। अच्छा, इससे पहले कि इस प्रिंसिपल इश्यू की तरफ मैं चलूँ, मैं 2-3-4 ऐसे इश्यूज़ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ है, वो बहुत ही क्विकली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल चुभती हुई डेवलपमेंट वो है, जहाँ अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस की उस स्टेटमेंट को, जो चंद घंटे पहले ही सामने आई थी, उसे रद्द कर दिया। ये स्टेटमेंट क्या थी? एक दिन पहले पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस का ये कहना था कि पाकिस्तान के इंटीरियर सेक्रेटरी जो है, वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन और एविडेंस लेकर, जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन थी, पुलिसिंग एजेंसीज़ की, इंटेलिजेंस की, उसे लेके अफ़गानिस्तान गए, और काबुल में अफ़गान तालिबान के जो डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की, कि किस तरह से बेशाम में चाइनीज़ वर्कर्स और इंजीनियर्स पे जो हमला हुआ है, उसमें टीटीपी मुलव्वस है, और कैसे ये हमला जो है, इसे अफ़गानिस्तान के अंदर से प्लान किया गया है। और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस की स्टेटमेंट ये कहती थी कि अफ़गान तालिबान जो हैं, उन्होंने इसको कहा है कि उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि हम इस एविडेंस को एग्ज़ामिन करेंगे और हम आपके साथ फुली कोऑपरेट करेंगे। जब पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफ़िस की स्टेटमेंट सामने आई, तो अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है, उसकी स्टेटमेंट जो है, ये मिसलीडिंग है, और जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है, जो टीटीपी ने हमला किया है, ये पाकिस्तान का एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है, और इसके अंदर अफ़गान तालिबान को काबुल को घसीटना जो है, वो गैर मंतकी है, वो इलॉजिकल है, और हम जो है इसको रद्द करते हैं। और उन्होंने बड़े एक उसमें चुभता हुआ इल्ज़ाम ये लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है, पाकिस्तान जो है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है।
پالیٹکس کر رہا ہے اور بیجنگ اور کابل کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ 2 3 4 دنوں میں پاکستان میں ایسی خبریں چھپی ہیں انگریزی اخبارات کے اندر کہ چائنیز نے پاکستان کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو سپورٹ کر دیا ہے، جس میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا پاکستان میں وہ افغانستان کے اندر سے پلان کیا گیا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ چائنیز میڈیا میں دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ جو میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھی بڑے غور سے افغان طالبان کی، مجھے اس میں شک اور گمان یہ ہوتا ہے، گو کہ میں نے کبھی بھی افغان طالبان کو بے وقوف نہیں سمجھا، میں سمجھتا ہوں بڑے چالاک اور سمجھدار ہیں وہ لوگ، لیکن مجھے بار بار ان کی جو پوسچرنگ ہے، خاص کر کے ابھی دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں 5 دن کے دورے پہ چین جا رہے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کے فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، تو ایسے کریٹیکل مومنٹ میں بڑے ایک منجے ہوئے پولیٹیکل مائنڈ کے طور پہ افغان طالبان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی، بڑی کریٹیکل طریقے سے انہوں نے اپنا کارڈ جو ہے وہ پلے کیا ہے۔ پاکستان نے کارڈ اگر پلے کرنا چاہا تھا تو انہوں نے بھی کارڈ پلے کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا نہ ہو کہ پنڈی میں یا اسلام آباد کے اندر یہ ایک تھنکنگ ہو کہ یہ جو موٹے موٹے شلوار قمیضیں پہننے والے، سفید رنگ کی شلوار قمیضیں، کالی واسکٹس، کالی داڑھیوں والے، پگڑوں والے جو افغان طالبان ہیں یہ بے وقوف ہیں، اور ہم جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کہیں برطانیہ سے ہم نے کورسز کر لیے ہیں سرکار کے خرچے کے اوپر، یا کہیں اور سے پڑھ لیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ سے، تو ہمیشہ کوئی زیادہ ہمارے اندر اسمارٹنس ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خاصے اسمارٹ ہیں، ان کے پاس امریکہ اور برطانیہ کی ڈگریز نہیں ہیں، لیکن یہ خاصے سمجھدار بھی ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، خاصے میوریک قسم کے اسمارٹ لوگ ہیں۔ اچھا، اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کے، وہ 5 دن کے دورے پہ چین جا رہے ہیں، 4 سے 8 جون تک۔ وہاں پہ نہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کی ظاہر ہے ان کو انویٹیشن آیا ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا اور پرائم منسٹر کا لی کیانگ کا، اور وہاں ان سے ملاقات کے علاوہ وہ چین کے کمرشل شہروں میں بھی جائیں گے، 2 اور شہروں میں جائیں گے جہاں وہ چین کی جو بزنس آرگنائزیشنز، کارپوریشنز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، ہائیڈرو الیکٹرک، ان سب چیزیں، فائنینس وغیرہ، ان سب سے بڑی ملاقاتیں کریں گے اور اپنا ایک ویژن جو ہے پاکستان کا ان کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اس میں بڑی کرٹیکل سی چیز وہاں سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ان سے پوچھا گیا، یا پاکستان کے فارن آفس سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کو بلایا گیا ہے یوکرین سمٹ میں؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں، پاکستان کو یوکرین سمٹ میں بلایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کلیئر کہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف یا پاکستان کی طرف سے یوکرین سمٹ کے اندر کوئی پارٹیسپیشن کی جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوکرین سمٹ کا کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو۔ یوکرین سمٹ جو ہے اس کو ویسٹرن ورلڈ نے آرگنائز کیا ہے سوئٹزرلینڈ میں، یوکرین، دس از کالڈ یوکرین پیس سمٹ، اور یہ 14 یا 15 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کو ایک نیوٹرل ٹیریٹری سمجھا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپین یونین کا ممبر بھی نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ نیٹو کا ممبر بھی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی نیوٹرل رہا تھا، نہ وہ جرمن الائنس کا حصہ تھا، نہ وہ امریکن برٹش الائنس کا حصہ تھا، اور سوئٹزرلینڈ اس لحاظ سے ایک نیوٹرل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بہت ہی اسٹرانگ کمرشل ریلیشن شپ ہیں یورپین یونین کے ساتھ، اور یورپین پوری جو ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس کا وہ ایک طرح سے حصہ ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ ایک یوکرین کا پیس سمٹ جو ہے وہ کیا گیا، پاکستان کو بھی اس میں بلایا گیا۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں چین 4 سے لے کے 8 جون میں، اور چین نے بہت اسٹرانگلی یوکرین سمٹ کو رد کر دیا ہے، یوکرین سمٹ فار پیس، جو یوکرین پیس سمٹ ہے۔ اور چین کے اسپوکس پرسن کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا سمٹ، یوکرین پیس سمٹ، یوکرین کے حوالے سے جس میں رشیا کو نہ بلایا گیا ہو، بیکاز پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں انہوں نے اسٹرانگلی اس پوزیشن لی کہ رشیا کو اس سمٹ پہ نہ بلایا جائے، جو خاصی احمقانہ پوزیشن ہے کہ رشیا اور یوکرین میں لڑائی اگر ہو رہی ہے تو رشیا کو اس میں نہ بلایا جائے اور یوکرین سمٹ پہ پیس کا کیا جائے۔ تو چین نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل نان سینسیکل بات ہے، وداؤٹ رشیاز پارٹیسپیشن ایک یوکرین پیس سمٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہے، اس لیے چین اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اور رشیا کی اس پوزیشن کو چین کی اس پوزیشن کو رشینز جو اسپوکس پرسن ہے ڈمیٹری پیسکوف، اس نے بڑا اسٹرانگلی ڈیفینڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چین کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل صحیح۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی چھپتی ہوئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج ہی کے دن میں امریکہ کے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں انہوں نے پرمیشن دی ہے، اپروول دیا ہے یوکرین کو اس چیز کا کہ امریکی اسلحہ اور ویپنز اور مسل سسٹمز جو ہیں اسے یوکرین رشیا کے اندر ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یعنی ان سائڈ رشین ٹیریٹری۔ اس سے پہلے یوکرین ان کو یوکرین ٹیریٹری کے اندر تو یوز کر رہا ہے، اور اس کو جو کمیونیکیٹ کیا ہے وہ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ٹونی بلنکن نے اب سے چند گھنٹے پہلے اسے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کا اپروول دے دیا۔ یہ ڈبیٹ چند دن سے ہو رہی تھی، نیٹو کے کچھ ممبرس کہہ رہے تھے، میرا خیال فرانس اس میں تھا، نیٹو کے ممبرس کہہ رہے تھے کہ یوکرین کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے، اور کانٹیکس اس کا یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ویسٹرن جو ویپن سسٹمز ہیں ان کو یوز کر سکے رشین ٹیریٹری کے اندر ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ کانٹیکس اس کا یہ ہے کہ اس وقت ویسٹ کے
اندر ایک بہت پریشانی پائی جاتی ہے کہ یوکرین کا جو دوسرا بڑا شہر ہے خرکیو، اس کو گھیر میں لے لیا ہے، سراؤنڈ کر چکی ہیں رشین فورسز، وہ کسی وقت بھی اس کا فال جو ہے ہو سکتا ہے. سو رشینز are basically knocking over there. اور اگر خرکیو کو ناک ہو جاتا ہے تو جو ویسٹرن ورلڈ کی پوری گیمبل تھی یوکرین کے حوالے سے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. جہاں سوچا گیا تھا کہ رشیا کو آپ ٹاؤن ڈاؤن کر دیں گے، کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ پوٹن کو ریزائن کرنا پڑ جائے گا اور رشیا کے اندر چینج آف لیڈرشپ ہو جائے گی، اور 2023 کے درمیان تک کم از کم ایسا لگتا تھا. بٹ ناؤ رشینز نے بیٹلز اس کو بیٹل کو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. the tables have been turned around. تو اچھا، بات تو بڑی کامن سینس کی ہے کہ اگر خرکیو کے اوپر رشینز حملہ کر رہے ہیں، اور آرگومنٹ یہ ہے، ویسٹرن آرگومنٹ یہ ہے جسے اب امریکہ نے بائے کر لیا ہے. 2 دن پہلے تک سچویشن یہ تھی کہ نیٹو کے بعض ممبرز کہہ رہے تھے کہ ایسی پرمیشن ہونی چاہیے، تاہم امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی کہ امریکن ویپن سسٹم جو ہیں وہ رشین ٹیریٹری کے اندر اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے، اور اس سے معاملہ بہت بڑھ جائے گا اور خطرات ہوں گے. کامن سینس اس کی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اس کی کامن سینس وہ بڑی کلیئر. سوری فار دس انٹرپشن. بات بڑی کامن سینس کی ہے اور بات سمجھ آتی ہے کہ اگر خرکیو انڈر اٹیک ہے اور یوکرین کے پاس ایسا اسلحہ اور ویپن سسٹم ہے جسے یوکرین رشیا کے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر سکتا ہے، اس کا استعمال تو کیوں نہ کرے یوکرین. لیکن یہاں پر ایک بڑی کمپلیکیشن ہے. کمپلیکیشن یہ ہے کہ 29 مئی کو 2 دن پہلے، آپ کہہ رہے 2 ڈھائی دن پہلے، پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے رشیا کے، انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یوکرین کے پاس جو ویپن سسٹم دیے ہیں امریکہ نے، ویسٹ نے، وہ رشیا کے اندر استعمال ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کو نیٹو کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یورپین یا ویسٹ کا، وہ مدد نہیں کرے گا. اور پریزیڈنٹ پوٹن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا، اور یہ جو ویسٹرن الائز ہیں یورپ کے اندر، اشارہ ان کا فرانس اور جرمنی کی طرف ہے، چھوٹے چھوٹے سائز کے ملک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی پاپولیشن بڑی ڈینس ہے اور آپ کی ٹیریٹری کا سائز بڑا تھوڑا ہے، اور ہماری جو اسٹریٹجک ویپنس کی پیرٹی ہے اسے مت آپ اگنور کریں، اینڈ ڈونٹ اسٹریچ اٹ ٹو دیٹ لیول. اب یہ ایک بڑے ڈینجرس لیول پہ یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے، ایک ایسی جنگ میں جس کا ویسٹ نے غیر دانشمندانہ طریقے سے آغاز کیا تھا، یہ سوچ کے کہ ہم روس کو لٹا لیں گے. اور اس وقت بھی ہینری کسنجر مرحوم سمیت بہت سے امریکن جو اینالسٹ تھے، جیسے جان مرشائمر سب سے آگے انہوں نے کہا تھا کہ نہ کریں یہ، کیونکہ رشیا کی ہسٹری، میں نے یہ سارے آرٹیکلس پڑھے فارن افیئرس کے اندر، فارن پالیسی کے اندر، ڈفرینٹ جگہوں میں. 2022 میں بھی میں نے اس پہ ویلاگس کیے تھے. آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ جو ماسکو وائٹس ہیں، جو رشین پاور ہے، یہ ایک ایسی پاور ہے جو پچھلے 700 برس سے مسلسل اپنے آپ کو ری انوینٹ کر لیتی ہے. اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے، اس کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے. اور بارہا ویسٹ نے یہ سوچا، نیپولین کی جنگ دیکھ لیں، ہٹلر کی جرمن انویژن دیکھ لیں، کبھی جاپان نے یہ سوچا تھا، کبھی آٹومن امپائر کے ساتھ ان کا کلیش تھا. تو ہر دفعہ یہ مار کھانے کے بعد ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اب ختم ہو گئے ہیں، یہ سرنڈر کر دیں گے، یہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر لیتے ہیں. یہی چیز ہوئی ہے کہ 2023 کے مڈل میں جا کے رشینز نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا ہے، ری آرگنائز کیا ہے، اپنا میتھڈ آف وار چینج کر لیا ہے، اپنی انڈسٹریل مینوفیکچرنگ ایبلٹی ایمینیشن کی بڑھا لی ہے. اور پورا ویسٹ جو ہے اس وقت یوکرین کو پوری دنیا سے، کہیں پاکستان سے لے کے تو ادھر سے جہاں سے بھی ان کو موقع مل رہا ہے، وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں یوکرین کو دینے کے لیے. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک مومنٹ ہے، اینڈ آئی تھاٹ کہ اس پہ آپ اپنی بھی ریسرچ کر لیں کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت ہمارے سامنے. اب آئیں ہم پاکستان کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی آج کے دن میں، جہاں پر کور کمیٹی نے اب ایک بار پھر اپنے آپ کو اسرٹ کیا اس حوالے سے، جہاں عمران خان کا جو 26 مئی کا ٹویٹ تھا وہ بڑا سخت انڈر نشانہ بن رہا تھا کہ عمران خان، اس میں بڑی کرٹیسزم ہوئی، اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹویٹ کے حوالے سے جس میں عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا 26 مئی کو کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر جب تنقید آئی پی ایم ایل این کی طرف سے، پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ کی طرف سے، اور شیخ مجیب کا جو ریفرنس تھا، گو کہ عمران خان نے تو شاید، ہاں، اس میں سوال انہوں نے یہ بھی ریز کیا کہ غدار کون تھا، شیخ مجیب غدار تھا یا یحییٰ خان غدار تھا. انہوں نے پریزنٹ لیڈرشپ کی بات نہیں کی، لیکن اشارہ بڑا کلیئر تھا کہ وہ پریزنٹ لیڈرشپ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، ان کا نام نہیں لے رہے. اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوئی، اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے بڑی ڈیفینسو ہے. اور خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ بیرسٹر گوہر علی خان کے ٹویٹ سے لگتا ہے. اور چند گھنٹے پہلے ہی علی محمد خان صاحب جب ایک ایکسپریس کے پروگرام میں اپیئر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے بارے میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اور عمران خان کے ایکسپریس اپروول کے بغیر عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو اس ٹویٹ سے بھی ڈسٹنس کرنا چاہ رہی تھی. ایک طرح سے پھینکا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان کا ایکسپریس اور یعنی کوئی ان کا ایکسپریس پرمیشن نہیں تھا، اور یہ ان کی پوزیشن نہیں تھی. تو یہ ایک ڈیفینسو پہ آپ کو تحریک انصاف نظر آ رہی تھی. لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے
آپ कह लें 4-6-7 घंटे पहले जो स्टेटमेंट सामने आई थी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की, वो अब बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये डिमांड करते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसे पब्लिश होना चाहिए। हर पाकिस्तानी का हक है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़े और उसके बारे में अपनी जजमेंट करे कि उस वक़्त क्या हुआ, और हम इसको एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और हम समझते हैं कि एक बार फिर गुज़िश्ता 2 बरस से पाकिस्तान में उसी किस्म के हालात जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं जिस तरह से 1971 के अंदर जो है पैदा किए गए थे। अब ये क्लियर नहीं है कि जब इसको तहरीक इंसाफ ने पहले इसको वो डिफेंसिव पे चले गए थे, तो डिफेंसिव पे गए किस वजह से थे? इस वजह से कि इमरान खान ने कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसे हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए, या डिफेंसिव पे इसलिए थे कि वो जो वीडियो थी उसमें इस किस्म के इमेजेस थे जिसमें मेरे ख्याल प्रेजेंट आर्मी लीडरशिप जो है उसकी भी इमेजेस थे और प्रेजेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस की भी इमेजेस थे। लेकिन और पीएमएलएन का जो रिएक्शन है वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि पीएमएलएन या एस्टैब्लिशमेंट की वॉइसेस जो हैं उनको बड़ा गुस्सा इस हवाले से आ रहा है कि 1971 के रेफरेंस दिए जा रहे हैं, मुजीब के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने फॉल ऑफ ढाका की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में पैदा कर। रियलिटी क्या है एनालिटिकली स्पीकिंग? एनालिटिकली स्पीकिंग ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान का रजीम है, जो सिविल मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट है और पीएमएलएन जिसका हिस्सा बन चुकी है, उनका एडवांटेज ये है कि वो देखते ये हैं कि हम कुछ भी कर लें, हम कितना ही अथॉरिटी का मिसयूज़ क्यों ना कर लें, चूँकि पाकिस्तान के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो जोग्राफिकली हमारे साथ कंटिग्यूस हैं और हमारे पास अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए और मिलिट्री फोर्सेस पहुंचाने के लिए, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स के ज़रिए एक आपने फोर्स प्रोजेक्शन की, लोगों को मार डाला गया मुजफ्फराबाद के अंदर, तो हम ये कर सकते हैं और इसलिए हमें 1971 की तरह कोई खतरा नहीं है। और मेरे ख्याल उनको ये रीअश्योरेंस भी है कि कोई दुनिया की ताकत और भारत जो है वो इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, जिसकी तरफ मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अच्छा, और असल में क्या हकीकत है? असल में हकीकत यह है कि पॉलिटिकल अब्यूज़ जो किया गया है, ये जो अथॉरिटी का अब्यूज़ किया गया है, वो उसी तरह का है बाय एंड लार्ज जिस तरह से 1971 के बिल्डअप की तरफ हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी है तो इनको ये एडवांटेज वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम पाकिस्तान से छलांग लगाते हैं, अमेरिका के अंदर आ जाते हैं, जहाँ मैंने शुरू में कहा कि मेरा मेन क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कन्विक्शन है उस पे अमेरिका में तो खैर डिबेट हो ही रही है, लेकिन इस पे जो डिबेट है और अमेरिका में डिबेट ये है कि एक इलेक्शन ईयर के अंदर एक आपका मेन जो ओपोनेंट है, जो रिपब्लिकन फ्रंट रनर कैंडिडेट है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ख़तरा या शक है कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत सकता है और बाइडन को वाइट हाउस से बाहर निकाल के फेंकेगा, उसको आप अदालतों के ज़रिए रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, या आप उसको अदालतों का इस्तेमाल करके गैर मकबूल करना चाह रहे हैं, या आप इस तरह से आपने ये न्यूयॉर्क के अंदर किया है जो आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट है और जूरी का जो जज ने जो सेंटेंसिंग करनी है वो 11 जुलाई को करनी है, 11 जून को करनी है, 11 जुलाई को करनी है, जबकि रिपब्लिकन पब्लिक कन्वेंशन जब होनी है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की को नॉमिनेट उन्होंने करना है एज ए फ्रंट रनिंग कैंडिडेट, उससे पहले आप इसको कर रहे हैं ताकि आप रिपब्लिकन पार्टी के पॉलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर जो है आप असरअंदाज हो। तो अमेरिका के अंदर तो ये डिबेट है। अब प्रेसिडेंट बाइडन जिन्होंने पहले इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं ली थी, वो कॉशियस पोजीशन थी उनकी डेमोक्रेट्स की, अब उन्होंने इस पर खुल के पोजीशन ली है और प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा है कि जो लोग इस जूरी के वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इसको गलत समझ रहे हैं, ये एक बड़ी या इसको तन बहुत ज़्यादा इसको एक कोई साजिश समझ रहे हैं, ये एक बड़ी डेंजरस हरकत कर रहे हैं, बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, बिकॉज ट्रंप को वही जुडिशल सिस्टम और राइट ऑफ डिफेंस मिला जो किसी भी अमेरिकन शहरी को मिलता है, यानी कि ओपन ट्रायल। उनका मतलब क्या है, इस हद तक प्रेसिडेंट बाइडन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमेरिका के सदर, क्योंकि ना सिर्फ ये कि बल्कि ट्रंप को ये सिस्टम मिला और ट्रंप को पूरा राइट ऑफ डिफेंस था, पूरा 1-1.5 बरस उसका चलता रहा मामला, बल्कि यह है कि ट्रंप के खिलाफ जो है वो बहुत से ऐसे पहले भी केसेस हैं, उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हवाले से, उसके टैक्सेशन के मामला के हवाले से, कई साल ऐसे हैं जहाँ डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कोई टैक्स ही नहीं दिया, उसने अपनी तमाम एदाद व शुमार जो है पब्लिक से छुपा के रखे हैं। तो ट्रंप के ऊपर फाइनेंशियल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अब्यूज़ के चार्जेस बहुत से हैं और वो हमेशा डॉज करके अदालती प्रोसेस से निकल गया। लेकिन साथ फिर यह है कि इस वक्त वो एक फ्रंट रनिंग कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल। तो क्वेश्चन यह है कि अगर कोई फ्रंट रनिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो और कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन हो, तो क्या फिर वो लीगल प्रोसेस से ऊपर होगा? क्या आप उसको अदालती प्रोसेस और लॉ प्रोसेस के ज़रिए आप उसको टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में टारगेट नहीं कर सकते? अच्छा, अब ये चार्जेस भी आप देख लें, उसमें भी बड़ी, मैंने देखा है लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, चार्जेस के वाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। चार्जेस जो हैं, देखें, स्टॉमी डैनियल्स के साथ जो चार्जेस हैं वो ये हैं कि स्टॉमी डैनियल्स के साथ जो $1,30,000 की सेटलमेंट की ट्रंप के वकील माइकल कोहन ने 2016 के इलेक्शन से पहले, वहाँ दर हकीकत उस स्कैंडल को पब्लिक के सामने आने से एक इलेक्शन ईयर में छुपाया गया, जहां अगर वो पब्लिक के नॉलेज में होता कि डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की सेक्सुअल स्टैंड था स्टॉमी डैनियल्स के साथ और वो अपनी बीवी को चीट कर रहा था, तो शायद अमेरिकन पब्लिक जब
ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन के दरमियान उस इलेक्शन में एक मुख्तलिफ नौइयत का फैसला भी कर सकती थी। चार्ज ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ उसने एक नाइट स्टैंड किया, वहाँ उसने सेक्स की उसके साथ, ये इशू यहाँ पे नहीं है। इशू ये है कि पैसे दिए गए और जो माइकल कोहन ने पेमेंट्स की $1,30,000 की और भी पेमेंट्स उसने की, ये दर हकीकत कैंपेन फाइनेंसिंग जो है पॉलिटिकल, उसके रूल्स की भी वायलेशन थी। और उस वक्त 2016 में एक इंडिविजुअल जो था फ़र्द, वो सिर्फ $2700 जो है वो कैंपेन फाइनेंसिंग कर सकता था, और यहाँ पर कैंपेन फाइनेंसिंग जो है वो $1,00,000 ज़्यादा प्लस के खाते में चली जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप का डिफेंस उसमें ये है उनकी टीम का कि ये कैंपेन फाइनेंसिंग का एम्बेड था ही नहीं, माइकल कोहन ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया, और इसलिए किया कि ट्रंप और उसकी फैमिली के जो ट्रंप की बीवी, उसके बच्चे, उसकी फैमिली जो है, उसकी रेपुटेशन को बचाना मकसूद था। उनको एक ज़हनी अज़ियत से बचाना था, और इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज होने के लिए ये नहीं किया गया था। ठीक, अब इसको ये प्रॉब्लम, अब आए इसको हम अमेरिका से बाहर निकल के एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। देखिए, दुनिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट जो है, ख़ास करके अमेरिका, ये वैल्यूज़ सेट करते हैं जिनको रेस्ट ऑफ द दुनिया फॉलो करती है। स्टेट डिपार्टमेंट दुनिया को लेक्चर देता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पूरा एक मॉडल जो है वो यहाँ से सेट किया जाता है। और दुनिया में ऑलरेडी ये सिचुएशन है कि जो दुनिया में डिक्टेटरशिप्स हैं, अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं, और नो इम्परफेक्ट किस्म की डेमोक्रेसीज हैं, जैसे हिंदुस्तान की एक बिल्कुल स्ट्रगलिंग आप कह सकते हैं इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है कि फेलिंग किस्म की आप अथॉरिटेरियन रजीम हिंदुस्तान के अंदर डेवलप कर चुका है, जहाँ पे देखा कि कैसे बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, खा वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको पॉलिटिक्स में से अंडर प्रेशर लाने के लिए अदालतों का और प्रोसिक्यूशन का उन्होंने इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान में तो इसकी हिंदुस्तान से ग़ालिबन 100 गुना ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है, और दर्जनों इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जिसमें आप नवाज़ शरीफ की एग्जांपल दे सकते हैं। पनामा स्कैंडल के अंदर ज़ाहिर है पीएमएल फील करती है कि उनको रास्ते से हटाया गया। राना सनाउल्लाह की आप एग्जांपल दे सकते हैं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जांपल दे सकते हैं। और ये कहानी पाकिस्तान में बहुत पहले शुरू होती है। ये तो तारीख़ अयूब खान के एरा से शुरू होती है, याह्या खान में, जब तमाम सियासी लीडर्स को आपने कोर्ट प्रोसेस, अदालतों के ज़रिए टारगेट किया, प्रोसिक्यूशन के ज़रिए टारगेट किया, पॉलिटिक्स के डेक को आपने रीअरेंज किया, अयूब से, याह्या से, जनरल्स या मुशर्रफ, और फिर खुद 90s में पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ साहब ने पीपीपी को, बदसतूर जो है आसिफ अली जरदारी को, बेनज़ीर को, मुख्तलिफ किस्म के अदालती प्रोसेस के लिए टारगेट किया, सियासत से हटाने के लिए उनको गंदा किया। पीपीपी इतने इफेक्टिव तौर पे ये नहीं कर सकी। अच्छा, ख़ास ये बात कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है। तुर्की के अंदर जब अक पार्टी की हुकूमत नहीं थी, तो थ्रू आउट इस्लामिस्ट पार्टीज़ को, तुर्की की मिलिट्री डोमिनेटेड सेक्युलर जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने अक पार्टी को और सियासी जमातों को अदालतों के ज़रिए टारगेट किया। उसके बाद पिछले 22-23 बरस में अक पार्टी ने अदालतों के ज़रिए तुर्की के मीडिया को, तो अपने सियासी मुखालिफिन को टारगेट किया, उनको पॉलिटिकल फील्ड से बाहर निकाला। कम से कम 300-400 लोग ऐसे हैं तुर्की के अंदर जिनको जेलों में डाल दिया गया है, मुख्तलिफ किस्म के इंतहाई फ्रिवलस किस्म के केसेस उनके खिलाफ बला के। अच्छा, अब ये कहानी तुर्की से आगे निकल जाए। मलेशिया के अंदर मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट केस याद करवाऊँ कि 1998 के अंदर जो दैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब अनवर इब्राहिम जो थे, उनके ऊपर घटिया फजूल इल्ज़ाम लगाया गया सोडोमी का, और उनको पहले पता नहीं 3 साल, फिर उसके बाद 9 साल, 6 साल उनको जो है जेल में, बड़ी मुश्किल से उनकी जान उसमें से बची। और असल इशू ये था कि अनवर इब्राहिम जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वेस्टर्न मीडिया ने और शायद वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट ने पंप अप करना शुरू कर दिया था। महातीर मोहम्मद जो अदरवाइज़ उनके मेंटर थे, उस वक्त समझा जाता था कि वो महातीर मोहम्मद के सक्सेसर होंगे, लेकिन अनवर इब्राहिम को उठाया गया वेस्ट की तरफ से, और फिर महातीर, बिलीव ये किया जाता है कि दैन प्राइम मिनिस्टर महातीर जो हैं, उन्होंने अनवर इब्राहिम को टारगेट किया और उनको जेल में डाल दिया गया सोडोमी की चार्जेस से। लातीनी अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, रशिया में पुतिन ने अपने पता नहीं कितने क्रिटिक्स को रास्ते से हटाया थ्रू अदालतों को कंट्रोल करके। आर्गुमेंट ये है कि अदालतें जो हैं, उनको पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के आप खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज जो ताकत में होता है वो अदालत को कंट्रोल करता है। प्रोसिक्यूशन भी उसके कंट्रोल में होती है, अदालत भी उसके इन्फ्लुएंस के अंदर होती है। अमेरिका में ये आर्गुमेंट बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ ये कहना कि प्रोसिक्यूशन भी टोटली कंट्रोल में थी, वैसे न्यूयॉर्क में प्रोसिक्यूशन तो है डेमोक्रेटिक, और ये कि अदालत कंट्रोल में थी, लेकिन यहाँ एक ओपन प्रोसेस चला, पूरा साल ये चीज़ चलती रही। ट्रंप की पूरी लीगल टीम्स कर रही हैं, पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा है, मीडिया में बहुत बड़ा हिस्सा आज़ाद है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, फॉक्स है, ये सब जो हैं ट्रंप के सपोर्टर हैं। तो अमेरिका में ये आर्गुमेंट बिल्डअप करना कि यहाँ पर ट्रंप को राइट टू डिफेंस नहीं मिला, ये खासा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बावजूद सवाल फिर भी उठते हैं। अब ये सवाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे आप लोगों को डिबेट करनी चाहिए कि 2016-17 के अंदर जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पनामा के अंदर टारगेट किया, जिसका मलबा इमरान खान के ऊपर भी गिरता है, ये जो पूरा प्रोसेस था, वहाँ पे
यहाँ भी सवाल उठता है कि उनको ये लगा कि हम नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, कोई और तरीका ही नहीं था उनके लिए कि नवाज़ शरीफ को रास्ते से हटाते। और उनको ये भी लगा कि अवाम कभी भी पाकिस्तान की अवाम या पॉलिटिकल प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि अगर एक छोड़ 100 किस्म के भी करप्शन के चार्जेस किसी पॉलिटिशियन पे होंगे, अ, उसको रास्ते से आप नहीं हटा सकते या अवाम उसकी जजमेंट जो है नहीं कर सकते। वहाँ ये भी महसूस किया जाता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस किस्म की दुनिया के अंदर जहाँ जो पावरफुल लोग हैं वो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं, वो जुडिशल प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं, उनको प्रोसिक्यूशन पे भी कंट्रोल होता है, वो वुलनेबल है ही नहीं। वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर क्या आप लीगल प्रोसेस को किसी भी सूरत में यूज़ नहीं करेंगे? जैसे कि डॉन अखबार फॉर इंस्टेंस आर्गुमेंट बिल्डअप करता है कि आप लोगों की जजमेंट के ऊपर इसे छोड़ दें। क्या लोग एम्पावर्ड इनफ हैं या वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट्स को या जिसको मौका मिले उसे अपने ओपोनेंट्स को, जो यहाँ पे डेमोक्रेट्स कोशिश कर रहे हैं या एक बाईपार्टिसन कंसेंसस है कि ट्रंप को रास्ते से हटाया जाए किसी तरह से, तो क्या ये चीज़ ठीक है? क्या कोई सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं मखसूस किस्म के जहाँ ये हो जाना चाहिए, या ये है कि ये कभी भी नहीं होना चाहिए? ये वो सवाल है जिसको डिबेट करने की बड़ी ज़रूरत है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू।